क्या आपको पता है कि ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति एक्यूपंक्चर कई रोगों से न सिर्फ बचाता है बल्कि सफलतापूर्वक इलाज भी करता है। दुनिया के 100 से ज्यादा देश इसे अपना चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इसे करीब 40 साल पहले मान्यता दे चुका है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में मान्यता के बावजूद अभी इसे वो स्थान नहीं मिल पाया है जो एलोपैथी या दूसरी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को मिला हुआ है। नमस्कार, हेल्थ केयर विद किशोर मालविया में आपका स्वागत है। आजकल पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की चपेट में है। ठंड ने भी दस्तक दे दी है। ठंड आते ही कई बीमारियां सक्रिय हो जाती हैं। लोग उन बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जिससे साइड इफेक्ट्स का खतरा रहता है। क्यों ना हम एक शानदार इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम एक्यूपंक्चर को ट्राई करें। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि एक्यूपंक्चर में कैसे इलाज होता है, कितना फायदा होता है, सक्सेस रेट क्या है और क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी है। मेरे मन में भी इस तरह के सवाल उठते थे। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हमने एक्यूपंक्चर के एक ऐसे विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है जिनके पास आपके हर सवाल का जवाब है। पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर रमन कपूर हैं। डॉक्टर कपूर सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ एक्यूपंक्चर के चेयरपर्सन हैं। वैसे तो डॉक्टर कपूर एलोपैथिक डॉक्टर हैं, पर एक्यूपंक्चर में उन्होंने विदेशों में खास ट्रेनिंग ले रखी है। एक्यूपंक्चर के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने इस विषय पे कई पुस्तकें भी लिखी हैं। सर, मेरा पहला सवाल जो ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि ये एक्यूपंक्चर है क्या, उसमें इसका सिस्टम पद्धति कैसी है इसकी, और ये एक्यूप्रेशर से अलग कैसे है। आई थिंक ये आपने सवाल जो पूछा है बड़ा कॉमन सवाल है। जी। कई बार मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस इतनी कम है इसके बारे में कि लोग कई बार हमारे पास भी आते हैं और कहते हैं कि आप एक्यूप्रेशर करेंगे ना। उनको बताना पड़ता है कि भाई हम एक्यूप्रेशर नहीं करते, कि एक्यूप्रेशर जो है वो एक डू इट योरसेल्फ टेक्निक है। और वो कोई भी आदमी किताब पढ़ के और अपने आप भी पॉइंट्स पे प्रेशर देके और इलाज कर सकता है। और वो एक जिसे कहते हैं ना, कोई सुपरफिशियल बीमारी होती है, जैसे तो नेक स्प्रेन हो गया किसी का, हल्का सा बैक में स्प्रेन आ गया, या थोड़ा नेक अपना हेडेक है कोई, उसमें कुछ पॉइंट्स पे दबाने से महज रिलीफ होता है, बट क्योर नहीं हो सकता। रूट कॉज को हम ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि अंगूठे से के दबाव से हम इतना डीप नहीं जा सकते कि हम नर्व एंडिंग्स को प्रेस कर पाए या उनको स्टिमुलेट कर पाए। एक्यूपंक्चर जो है वो दो वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड है एक्स और पंक्चर। एक्स का मतलब होता है नीडल और पंक्चर का मतलब होता है टू पेनिट्रेट। तो एक्यूपंक्चर जो है उसका मतलब होता है सुई यूज करके और पेनिट्रेट किया जाए नीडल द्वारा, उसको हम एक्यूपंक्चर कहते हैं। और ये जो पद्धति है, ये इसका ओरिजिन जो है इंडिया से ही माना गया है, क्योंकि हमारे जो वैदिक पुराण है उसमें वेदास में मेंशन्ड है सुई भेदन एज ए फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। ये सुई भेदन जो है ये बहुत साल पहले इंडिया में यूज हुआ जा करता था, 2000 2,500 साल पहले। और क्योंकि ये जो साइंस है इसकी ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हुई वो चाइना में हुई, क्योंकि इंडिया से तो बहुत सारी साइंसेज और बहुत सारा लिटरेचर जो है वो कई लोग चोरी करके ले गए और डेवलप करा उन्होंने। तो इसलिए प्रोबेबली इसका ओरिजिन या जो इसका डेवलपमेंट माना जाता है वो चाइना में है, बट एक्चुअली इसका ओरिजिन जो है इंडिया में ही है, बिकॉज सुई भेदन जो है हमारे वेद पुराण में मेंशन्ड है। और ये जब ट्रेडिशनली शुरू हुआ था तो उस वक्त दो ही मेथड डायग्नोसिस के यूज करा करते थे हम, एक टंग डायग्नोसिस और एक पल्स डायग्नोसिस। तो आज भी जब हम एक्यूपंक्चर सीखते हैं तो हम वो ट्रेडिशनल मेथड्स जो है अपने डॉक्टर्स को भी, जो हम इनको ट्रेन करते हैं उनको भी सिखाते हैं कि भाई ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको आनी चाहिए कि टंग और पल्स डायग्नोसिस क्या चीज़ होती है। और उसके अलावा फिर मॉडर्न साइंस में जो प्रोग्रेस हुई है उस हिसाब से फिर मॉडर्न टेक्निक्स भी आ गई हैं एक्यूपंक्चर की, हम वो भी सिखाते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने देखा प्रोसेस करते हुए, आपको देखा है, आपका वीडियो भी देखा है। आप चुभाते हैं, नीडल चुभाते हैं। क्या ये पेनफुल पेनफुल प्रोसेस होता है। ये भी एक सवाल बड़ा कॉमनली माइंड में आता है कि क्या ये पेनफुल होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने हमारे बाल पतले होते हैं इतनी ही पतली नीडल होती है।
और ये जो नीडल्स होती हैं ये प्री स्टेरलाइज सिंगल यूज डिस्पोजेबल नीडल्स होती हैं जो कि यूज करी जाती हैं एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट में, और खास बिंदुओं के ऊपर इनको लगा के ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है सीखना कि एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे है, एग्जैक्ट नर्व एंडिंग कहाँ पे है, किसके के ऊपर नीडल लगा के और छोड़ दी जाती है, और उसके बाद जो है उससे ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर में होता है, और उस ऊर्जा के प्रभाव का डायरेक्शन करेक्ट करके और ब्लड सर्कुलेशन को करेक्ट करके और नर्व के जो पाथवे हैं उनसे सिग्नल भेज के ब्रेन को ये सारा सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट होता है। इसलिए ये दर्द बिल्कुल नहीं होता, और क्योंकि ये सिंगल यूज नीडल्स होती है तो ये डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है हर सेशन के बाद, और तकरीबन 10 से 15 नीडल्स एवरेज एक पेशेंट पे हम लगाते हैं। बट अब अच्छी खुशी की बात यह है कि तकरीबन 15 साल हो गए होंगे, मेरे को 43 साल हो गए हैं एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करते हुए दिल्ली में, और तकरीबन 15 साल से हम अब नॉन इन्वेजिव एक्यूपंक्चर भी करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी साइंस तरक्की करता है उसकी नई नई विद्याएं आ जाती हैं। तो अब जो है लेज़र थेरेपी जो है वो लेटेस्ट एक थेरेपी आ गई है, जैसे कि हम लेजर्स, कटिंग लेजर सर्जरी में यूज़ करते हैं, ऐसे ही नॉन इन्वेजिव लेजर्स आते हैं जो कि एक्यूपंक्चर में यूज होते हैं। ये स्पेशल टाइप के लेजर्स होते हैं जिसमें कि कई डिफरेंट टाइप की प्री प्रोग्राम्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। सो जिस पर्टिकुलर एक्यूपंक्चर पॉइंट के ऊपर आपने नीडल लगानी है उसकी जगह आप उसके ऊपर लेजर बीम की लाइट से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, इवन साल 6 महीने का बच्चा भी है, उसमें भी अब हम एक्यूपंक्चर कर सकते हैं बिना सुइयों के। तो इससे हम लेजर थेरेपी कहते हैं। और सीनियर सिटीजन होते हैं बहुत, वो भी अगर थोड़ा सा फियर करते हैं, या कोई भी पेशेंट ऐसा आता है जिसको कि नीडल का फियर है, उसमें हम विदाउट नीडल्स भी एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको देखा प्रोसेस करते हुए, और मैंने देखा कि जो अलग अलग पॉइंट पे आप नीडल्स लगाते हैं उसके बाद उसको एक तार से कनेक्ट करके उस तार को एक डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। वो डिवाइस क्या है डॉक्टर साहब, और क्या इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट का भी इस्तेमाल होता है? तो उस डिवाइस को हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम नीडल्स की जो हैंडल होता है उसके ऊपर एक क्लिप लगा देते हैं और उसको एक मशीन से कनेक्ट करते हैं। तो जब वो मशीन चलती है तो उसके थ्रू भीनी भीनी सी एक पल्स फील होती है पेशेंट को, और बड़ी कंफर्टेबल सी पल्स होती है। ही डजंट फील एनी पेन, ही फील्स रादर वेरी कंफर्टेबल। और वो बैटरी ऑपरेटेड स्टिमुलेटर्स होते हैं ज़्यादातर ये, इनको के थ्रू हम ये यूज़ करते हैं। सो एंड ये ज़्यादातर इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर जो है हम यूज़ करते हैं, ये एक्यूट पेनफुल कंडीशंस हो, पेशेंट को एक्यूट पेन है उसमें यूज़ करते हैं। और पैरालिटिक पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं, हेमीप्लीजिया हो गया, लकवा हो गया, चेहरे का लकवा हो गया, हाथ का पैर का पैरालिसिस हो गया, उसमें भी हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं बीमारियों पर। हम्म। जैसा कि ठंड शुरू हो चुकी है, पूरे नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन भरा हुआ है, हम्म। लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हमने सुना है कि आप इसका बहुत सफल इलाज करते हैं, खास करके पोल्यूशन से जो जो एलर्जिक हैं, और ये एलर्जी के खिलाफ इस बहुत बढ़िया और बहुत कारगर ट्रीटमेंट करते हैं। थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, इम्पोर्टेंट क्या है, पहले सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्या क्या होती है। तो हमारी बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक इम्यूनिटी वो होती है जो हमें बाय बर्थ हमारे पेरेंट्स से मिलती है, उसे हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, दैट मीन्स वी गॉट इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। और एक होती है अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम जो भोजन खाते हैं, जो क्वालिटी ऑफ फूड लेते हैं, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, इन सब चीज़ों से जो हमें आफ्टर वी आर बॉर्न जो एनर्जी मिलती है, और उससे जो हमारी इम्यूनिटी बनती है, उससे हम कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो बेसिकली जो है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत बार देखा गया है कि उनके अंदर बचपन से ही उनकी इम्यूनिटी लो है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को बार बार निमोनिया का अटैक हो रहा है, तो उसके बाद उसको ब्रोंकाइटिस हो गई, उसके बाद उसको टॉन्सिल्स एनलार्ज हो गए, टॉन्सिलाइटिस हो गई, और उसके बाद फाइनली जो है दैट चाइल्ड एंड्स अप इनटू एस्थमा, उनको दमे की तकलीफ हो गई। एंड देन दे आर पुट ऑन नेबुलाइजर्स, इनहेलर्स, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, और ऐसे ही उनकी जिंदगी साइकिल चल जाती है। तो कारण क्या होता है ऐसी छोटी सी उम्र में ये होने का, कि हमारी जो इनेट इम्यूनिटी है, जो इम्यूनिटी हमारे को पेरेंट से मिली थी, वो बहुत पुअर थी।
तो उस इनेट इम्यूनिटी के लिए हम वेस्टर्न मेडिसिन में अगर देखने चलते हैं तो कोई दवाई नहीं है, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि आपकी इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। तो दो टाइप के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। एक होता है टी सेल्स। जो ये टी सेल्स होते हैं ये वो होते हैं जो हमें अक्वायर्ड इम्यूनिटी वाली मैंने बताया था थी, वो होते हैं कि जैसे ही कोई वायरस आया या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी को अटैक करा, इमीडिएटली ये टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और टी सेल्स उस वायरस को घेर लेते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। अगर तो वो कामयाब हो जाते हैं तो हमारी बॉडी बच जाती है इन्फेक्शन से या कोई वायरल फीवर से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी से कंसेप्ट हुआ टी सेल्स का। बट जो असली इम्यूनिटी हमारी है वो इम्यूनिटी है वो हमारे साथ 24 घंटे रहती है, वो होती है इनेट इम्यूनिटी जो हमारे को बाय बर्थ मिली है। अब उसमें जो है एक टाइप के सेल्स होते हैं जिसको कि हम NK सेल्स कहते हैं या नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। अब ये नेचुरल किलर सेल्स जो हैं ये वेट नहीं करते कि वायरस कोई आया, बैक्टीरिया कोई आया तब काम होगा, नहीं, ये हर समय प्रेजेंट रहते हैं। और ये इनकी प्रेजेंस का फायदा ये होता है कि ये ऑल द टाइम हमारी बॉडी को, हमारे रेजिस्टेंस को बनाए रखते हैं, इम्यूनिटी को, जिससे कि कोई वायरस बाहर से आ ही नहीं पाए। इससे हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। सो जो NK सेल्स हैं ये एक तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं और इनकी जो मात्रा है ये जब भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी इनकी मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम ब्लड का एक टेस्ट करेंगे, हीमोग्राम करते हैं, तो उसमें देखते हैं हम दो टाइप के सेल्स होते हैं जो मेन सेल्स होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स। सो नेचुरल किलर सेल एक टाइप का लिम्फोसाइट्स है। सो न्यूट्रोफिल तो बढ़ जाता है, उसकी मात्रा जो है 70% से ऊपर चलेगी, और लिम्फोसाइट जो है जो कि नॉर्मली 30 to 40% होने चाहिए, उनकी मात्रा 30% से कम हो गई। तो जब वो मात्रा 30% से कम हो जाती है तो हमारी बॉडी जो है उसको वो रिस्क हो जाता है कि वो अटैक बाहर से जो आया वो हमारे को कवर कर लेता है। बट जिस पेशेंट को हमने एक्यूपंक्चर करना शुरू किया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तब उसके लिए खास बिंदु होते हैं जिनके ऊपर सुई लगाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये प्रूव कैसे करा? ये साइंटिफिक स्टडीज ने प्रूव किया। अब क्या है कि एक्यूपंक्चर जो पहले आज से तकरीबन 30-40 साल पहले जो थी वो शायद एक सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स थी, इज इट साइंटिफिक, डज इट वर्क। बट अब क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक्यूपंक्चर को इतना एक्सेप्ट कर लिया है तो वहाँ रिसर्च बहुत हो रही है इसमें। तो वो रिसर्च स्टडी से ये पता लगा कि जब हम ये नीडल लगाते हैं तो न्यूट्रोफिल्स की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, लिम्फोसाइट्स की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, और वो जो NK सेल्स जिनकी मैंने जिक्र किया था उनकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि कुछ खास पॉइंट्स हैं शरीर में जहाँ पे आप नीडल्स लगाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, क्या हर बीमारी में वही खास पॉइंट्स पे लगाते हैं या बीमारी के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स होते हैं? बीमारी के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो तकरीबन 800 एक्यूपंक्चर पॉइंट है हमारे शरीर में, बट 800 पॉइंट पे तो नीडल लगाएंगे नहीं हम किसी पेशेंट को, तो 10 से 15 पॉइंट्स चूज करते हैं। वो नॉलेज है सारी प्रैक्टिशनर की, जो उसको इतने साल में प्रैक्टिस कर करके सीखता है कि उसको चूज करने पड़ते हैं कि भाई आपकी जो है टंग देखी, आपकी पल्स देखी, और अब एक मॉडर्न सिस्टम भी आ गया जो हम अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं जिसको हम एक्यूजिंग कहते हैं, जिसमें कि पेशेंट के हाथ में एक हम प्रोब पकड़ाते हैं और दूसरी हाथ से हम मेजरमेंट करते हैं एनर्जी फ्लो का। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बह रही है ये तकरीबन 24 चैनल्स या मेरिडियंस हैं एक्यूपंक्चर के, जिसमें ये ऊर्जा बह रही है। तो उस ऊर्जा की जो इम्बैलेंसिंग है वो कहाँ पे है हमारे शरीर में, वो हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम बता देता है। तो उस हिसाब से भी हमें एक प्लान ऑफ एक्शन बनाने का पता लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो रिकरेंट कफ, कोल्ड है, उन केसेस में जो लंग की जो ऊर्जा है, लंग चैनल की, वो फ्लक्चुएट करनी शुरू कर जाती है। तो अगर वो लंग चैनल की ऊर्जा जो है वो बहुत कम हो गई है तो उस हिसाब से हमें एक्यूपंक्चर के पॉइंट चूज करने पड़ते हैं। अब अगर लंग चैनल की एनर्जी में बहुत ज्यादा बढ़ाव आ गया है, एक्सेस हो गई है, जिसके की वजह से बड़ा सीवियर अटैक हो रहा है किसी को एस्थमा, तो उस हिसाब से पॉइंट्स अलग होते हैं। तो ये डिसाइड प्रैक्टिशनर का जॉब होता है करना कि उसको कहाँ पे बिंदुओं पे कौन सी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे सुई लगा के ट्रीटमेंट करना। डॉक्टर कपूर,
इम्यूनिटी बढ़ाने में तो ये बहुत कारगर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने सुना है कि मेंटल हेल्थ के मामले में भी ये बहुत कारगर है, एक्यूपंक्चर के द्वारा स्ट्रेस रिड्यूस किया जाता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि स्ट्रेस में जो एक बायोकेमिकल है उसका नाम होता है कॉर्टिसोल। तो स्ट्रेस जब इंसान का पड़ता है तो जो कॉर्टिसोल की मात्रा है वो ब्लड में टेस्ट करते हैं हम। फ्री फ्री कॉर्टिसोल लेवल होता है। और अर्ली मॉर्निंग जब उठता है बंदा, उसका हम एक ब्लड सैंपल लेके कॉर्टिसोल लेवल अगर चेक करें तो जो बंदा बहुत जिसको इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है उसका वो कॉर्टिसोल लेवल बड़ा ही हाई आता है। तो एक्यूपंक्चर द्वारा ये प्रूव किया गया कि किस कुछ बिंदुओं पे जो एक्यूपंक्चर पे अगर आप नीडल लगाते हैं तो कॉर्टिसोल की मात्रा नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात क्या हो रही है अब कि इट इज बीइंग साइंटिफिकली प्रूवन। पहले क्या होता था कि भाई आपने नीडल तो लगाई, पेशेंट को आराम भी आ गया, बट साइंस वाले जो लोग हैं, जो मेरे मेडिकल कोलीग्स हैं, वो क्वेश्चन मार्क लगाते थे तो ये आपने प्रूव कैसे किया? ये हो तो गया, बट हम इस बात को कैसे मान लें कि ये साइंटिफिकली हुआ? अब क्या है, विद द न्यू साइंटिफिक डेटा अवेलेबल वी कैन कंफर्म दीज फाइंडिंग्स। तो कॉर्टिसोल लेवल जो है एक्यूपंक्चर द्वारा हम कम कर सकते हैं, स्ट्रेस को एलिविएट कर सकते हैं। और किसी एक बीमारी के लिए कितना लंबा ट्रीटमेंट चलता है? ये डिपेंड करेगा बीमारी की ड्यूरेशन पे। जो अगर तो बीमारी बहुत क्रॉनिक है, बहुत पुरानी है, तो ज्यादा समय लगेगा। और बीमारी रिसेंट है तो बहुत कम समय लगेगा। अब से फॉर एग्जांपल किसी को 1 साल पुरानी बीमारी है तो उसमें आप समझिए 1 से 1.5 महीने में रिकवरी हो सकती है। पर अगर आप वो एक 10 साल पुरानी बीमारी लेके आएंगे, 6-8 महीने भी लग सकते हैं पूरी रिकवरी। सो ये डिपेंड करता है बीमारी कितनी पुरानी है और क्या इस बीमारी की वजह से पेशेंट के अंदर कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं आ गई है, जॉइंट्स उसके खराब तो नहीं हो गए हैं। अगर डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं जॉइंट्स में तो उन केसेस में आप अगर मान के चलें कि रिकवरी 100% होगी तो नहीं हो सकती। तो हमें पेशेंट्स को बताना पड़ता है कि भाई देखो इस केस में रिकवरी नहीं हो सकती। अगर जॉइंट्स खराब हो गए हैं, डिफॉर्म हो गए हैं, तो आप नीडल लगा के उसको तो ठीक नहीं कर सकते। बट अगर हाँ अर्ली स्टेज पे बीमारी के आ जाएंगे, आर्थराइटिस का पेशेंट है, जॉइंट पेन के पेशेंट हैं, अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी रिकवरी है। तो अगर डिफॉर्मिटी नहीं है तो सक्सेस रेट क्या होगा? 80 ऑलमोस्ट 80 to 90% सक्सेस रेट। और इसका इसीलिए हम कॉस्ट कॉस्ट क्या आता है? बहुत ज्यादा और महंगा है? महंगा, वो मैं अगेन क्वांटिफाई करूंगा अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिशनर। अब जो आदमी बहुत पुरानी प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत समय से उस प्रैक्टिस में है, तो ही विल बी स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड। बट अ पर्सन हु इज जस्ट एंटर्ड इनटू द प्रैक्टिस, he will be on a reasonable side. So I would say between 1500 to 2500 rupees के अंदर पर सेशन होता है। बट अगेन जो हमारा एम रहा है और जो कि जिसके के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद भी करी है और आपको पता भी है, वो ये रहा है कि जैसे आपने शुरू में ही कहा आपके प्रोग्राम में कि एक्यूपंक्चर जो है वर्ल्ड वाइड इतना पॉपुलर है तो हमारे यहाँ कंट्री में क्यों नहीं है। तो उसी की जद्दोजहद हमने 2008 में पद्मश्री मिलने के बाद मैंने शुरू करी गवर्नमेंट के साथ कि भाई एक्यूपंक्चर को आपने जो है वो इनिशियली एज ए मोड ऑफ थेरेपी रिकॉग्नाइज किया था कि भाई सिर्फ डॉक्टर्स करेंगे। बट आई थिंक अब समय आ गया है कि वर्ल्ड वाइड इतने 103 कंट्रीज हैं जहाँ पर कि एक्यूपंक्चर के कॉलेजेस हैं। 12वीं के बाद आप एक्यूपंक्चर का 5-5.5 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं शुरू करते हम? तो वो ये जो प्रोसेस शुरू हुआ उसको देखा देखी करके 2015-16 में, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी ऑफ मेडिकल एक्यूपंक्चर का इंडिया में, तो हमने आईसीएमआर से कोऑर्डिनेट करा। फिर हमने कहा कि भाई डेंटिस्ट जो है वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं एक्यूपंक्चर डेंटल पेन में, तो उसको अलाउ करा जाए। सो डेंटिस्ट को अलाउ किया। फिर हमने कहा भाई फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं उनकी भी नॉलेज अच्छी होती है इस साइंस के बारे में, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता है उनको भी पहले 3 सालों में, तो उनको भी अलाउ किया जाए क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में अलाउड है वो, तो उनको अलाउ कराया। फिर हमने 2016 में, फिर 2017 के आसपास जो है एक कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने, आईडीसी, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। उन्होंने कहा भी कई सिस्टम हमारे पास अब आ रहे हैं, ये कहते हुए कि हमको भी इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाया जाए। उसमें क्या था, एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी आई और ऐसे ही रेकी वाले आए, प्राणिक हीलिंग वाले आए, मैग्नेट वाले आए, थेरेपी वाले। तो उन्होंने कहा भी सब जो हैं हम सबको मौका देंगे कि आप अपनी साइंटिफिक प्रेजेंटेशन दो। अगर हमें लगेगा कि आपकी साइंस साइंटिफिक है, इसमें डेटा आपके पास अवेलेबल है,
तो हम आपको रिकग्नाइज करेंगे। तो ये सारे सिस्टम्स को देख के कमेटी का फाइनल ऑर्डर ये आया कि सब जो है सिस्टम्स वो साइंटिफिक नहीं है एक्सेप्ट एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर को आईडीसी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया 2017 में 18 में कि भाई ये ओनली साइंटिफिक सिस्टम है, बाकी सबको ट्रैश बॉक्स में फेंक दिया। उन्होंने कहा ये साइंटिफिक नहीं है। ये उन्होंने ये नहीं कहा कहीं पे कि भाई किसी को रेकी से अगर इंप्रूवमेंट हो रही तो हो रही होगी, दैट डजंट मीन दैट इट इज नॉट वर्किंग। बट एक साइंस की तौर पे अगर आप लेना चाहें, उसका मतलब ये होता है उस पर डेटा होना चाहिए, उस पर टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड। वो उनको किसी सिस्टम में नहीं मिला एक्यूपंक्चर के अलावा। तो जब 2019 में फिर नड्डा जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे तब, तो उनको हमने बताया रिपोर्ट के बारे में, और उन्होंने फिर 2019 में ऑर्डर निकाला कि भाई ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं इसको इंडिपेंडेंट सिस्टम, बट इसके लिए हम एक एपेक्स कमेटी बनाएंगे जिसके की चेयरमैन जो है वो डॉक्टर वीएम कटोच थे तब आईसीएमआर के चेयरमैन, उनको बनाया गया उस कमेटी के चेयरमैन, और मुझे वाइस चेयरमैन बनाया गया। और मेंबर्स जो है वो सारी ऑल ओवर इंडिया से, उसमें पीजीआई से, एम्स से, और ये सीएमसी लुधियाना से सीनियर पोजीशंस के जो लोग डॉक्टर थे उनको मेंबर बनाया गया। और उनकी रिपोर्ट जो है 2020 में जाके फाइनल रिपोर्ट आ गई एपेक्स कमेटी की। उसने कहा कि ये जो है सिस्टम ये साइंटिफिक है और इसको जो है रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और इसके लिए कॉलेजेस स्टार्ट होने चाहिए इंडिया में, और साथ साथ इसकी इंश्योरेंस भी को भी पेमेंट करनी चाहिए इसके लिए, इतना इफेक्टिव सिस्टम है। तो अब वो जो है वो रिपोर्ट जो है फिर ठंडे बस्ते में चली गई, बिकॉज कोविड आ गया था। तो वो करते 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 बीजेपी के प्रेसिडेंट बन गए नड्डा जी, तो फिर हमारा उनके साथ इतना कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत होता रहा। बट फाइनली आई ऑलवेज हैड दिस फीलिंग that Nadda ji will become the health minister of India again, and he did become, and that was our good luck कि 26 सितंबर 2024 को ये जो है गैजेट नोटिफिकेशन आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक्यूपंक्चर को अपने अंडर ले लिया है। एक इंडिपेंडेंट काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर बनेगी, और साथ साथ ही सारे स्टेट्स को भी अब अलाउंस मिल जाएगी कॉलेजेस स्टार्ट करने की।